स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के शक्ति संवाद आज के पॉडकास्ट में स्वागत है हमारी हॉकी कप्तान प्रीतम रानी शिवाजी का। एक खिलाड़ी के रूप में आपने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे खेल की बात नहीं, खेल से ज्यादा, खिलाड़ी से ज्यादा उनके अकेडमी के बारे में बात करेंगे। और जिस तरीके से वो कमजोर परिवार की, आर्थिक कमजोर रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को ना सिर्फ सिखा रही हैं, उनको चैंपियन भी बना रही हैं और काफी लड़कियां उनमें से ओलंपिक भी खेली हैं। उनको बहुत बेहतर भविष्य का वो एक तरीके से रास्ता दिखा रही हैं। आपके इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखते हुए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। और आपकी जो प्रेरणादायक खेल यात्रा रही, और डेफिनेटली वो आपके सामाजिक सामाजिक जो कार्य आप कर रही हैं, पहले एक खिलाड़ी के रूप में, फिर आप एक कोच के रूप में, वो आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स के आज के इस शक्ति संवाद के कार्यक्रम में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं यही जानना चाहूंगी, कैसा रहा आज का आपका दिन? सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू मैम। मेरा आज का दिन बहुत मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था। आपको पता, कई दिन से आप मेरे से बात करना चाहते हो लेकिन मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही। आई एम सो सॉरी। बट एक्चुअली आज से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट था। मैं अपने सोनीपत से दिल्ली आई थी। और सच बताऊं तो जैसे आपने मेरे से पूछा, मेरी रूम पार्टनर है, एक लड़की मेरे साथ कोच है मेरी साइड में। वो मेरे को बोल रही थी, दीदी आपका कितना टाइट शेड्यूल होता है। तो मैं इंस्पायर होती हूँ देख के आपको कि आप ऐसे काम करते हो, भाई ऐसे करते हो, मैं क्यों इतनी एक्टिव नहीं हूँ। तो मैंने कहा सब समय के साथ आप भी हो जाओगे। तो बहुत टाइट शेड्यूल है। कल से मेरा कंपटीशन स्टार्ट है और टीम पे भी फोकस है, कुछ रहना आना, एडजस्टमेंट करना। तो ऐसे काफी चीजें सी जो आज मेरी अभी जरा रिलैक्स हुई रूम में आके। सच बताऊं तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। और अब जाके जो ऐसा लग रहा है कि अब रिलैक्स करूंगी। और कल सुबह से हमारा कंपटीशन स्टार्ट है। मैम क्या डिफरेंस है एक खिलाड़ी होने में और एक कोच होने में? आपको क्या एक डिफरेंस नजर आता है आज के दौर में? खेल और कोच में बहुत ज्यादा दिन और रात का डिफरेंस है। हमें पहले लगता था कि कोच ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता खेलना बहुत आसान है, लेकिन किसी को खिलाना और खिला के उसके अंदर से अपना रिजल्ट दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि एक कोच का जो रिजल्ट है ना, वो एक खिलाड़ी दिखाता है। आप आप अच्छा बुरा कोच क्या है क्या नहीं है वो सब प्लेयर बताएगा। कई बार ऐसा होता है प्लेयर इतना अच्छा नहीं कर पाता। और ऐसा भी होता है कि कोच ने बहुत कुछ सिखाया होता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तो कोच तो वहाँ फेलियर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी वो है कि किसी कोच अपना रिजल्ट दिखाए। और जैसे मैं खिलाड़ी भी ठीक रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेयर के अंदर घुस जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि वो प्लेयर ऐसे करे। लेकिन कई बार मेरे हस्बैंड इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि तू जिस लेवल पे खेली ना, उस लेवल पे प्लेयर से उम्मीद करती है। लेकिन उसका जो लेवल है ना, वो इतना नहीं होता। मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर से ऐसे उम्मीद करती हूँ, कोई इंडिया लेवल जैसा काम करे, कंप्लीट करे हर चीज़। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक प्लेयर में कोच। आपके खेल करियर का मैम कोई ऐसा सबसे यादगार पल कौन सा रहा जो आपको भूले नहीं भुलाया आज तक? मेरे खेल का मैम, सबसे पहले जब मैं एशिया कप खेली थी और जब मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी, अपने घर की स्टोरी बताई थी कि भई मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे, सब चीज़ें थी। उस दौर में जब एशिया कप में मुझे टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर का जो अवार्ड मिला था, मेरे लिए उसने जड़ी-बूटी का काम किया था। मेरे गाँव में, मेरे शहर में और मेरे जो इर्द-गिर्द लोग थे जो मेरे बारे में गलत सोचते थे, भई खेलने को ना जाए या ना खिलाएँ, या मेरे जो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा वो था जब मुझे वहाँ बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। और सच बताऊँ तो तब मुझे जब मु स्टेज पे जब अनाउंस किया, तो मुझे तो समझ भी नहीं आया, क्योंकि उस टाइम इतनी छोटी मैं थी और उन्होंने इस ढंग से अनाउंस किया, इतना बड़ा स्टेडियम था। तो मेरे कोच ने आके बोला, मुझे तुम्हें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा मुझे? बोले यस। वो टाइम मेरे लिए इतना अच्छा था कि मैं भूल नहीं सकती। मैं स्टार्टिंग करियर था मेरा और उसमें वो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर मिलना, तो वो मैं हमेशा याद रखती हूँ। और एक चीज, जैसे आपकी एकेडमी है सोनीपत में और आप लड़कियों को, जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, उनको आप मैंने सुना है आप उनको जूते, किट,
खाना और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो मतलब हॉकी खेले। बट ऑलरेडी साई भी यही काम कर रहा है, बहुत जगह उनके अपने स्टेडियम है, हॉकी ग्राउंड है जहां पर वो खिला रहे हैं और बहुत सारी फेडरेशन है। फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी एक और जमीन खरीद के उसको हॉकी ग्राउंड में बदलने की? पता है कि साई फेडरेशन स्टेट सब काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बताती हूँ मैं आपको। साई भी बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म इन्होंने दिए हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था कोई साई नहीं था, ना हमें कोई सपोर्ट थी, किसी भी चीज की सपोर्ट नहीं थी, ना फेडरेशन की थी ना स्टेट गवर्नमेंट की थी। ये सच्चाई है, और मैंने यही सोच के काम किया, तो कम से कम कोई तो आगे बढ़ेगा इस काम को करने के लिए। और मेरे पास ग्राउंड भी नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया था कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है एक लड़की होते हुए, एक लेडीज होते हुए, वो प्रॉब्लम किसी लड़की को ना आए, या वो लड़की किसी फैसिलिटीज के लिए ना तरसे। जैसे बहुत सारी लड़कियां खेलना चाहती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी जो खेल चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो काम करना नहीं चाहती। सिर्फ यही सोच के मैंने काम किया था कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँ, समाज में मैसेज दूं कि बहुत कम सुविधाओं में या बहुत कम संसाधनों में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर तो कोशिश करे तो एक प्लेयर। तो इसलिए मैंने एक काम स्टार्ट किया था कि हर लड़की का खेलने का उसका हक है, अधिकार है, चाहे वो गांव की है या गरीब की है, अमीर की है। उसके लिए चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, स्कूल में जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो फीस नहीं भर सकते थे और वो खेलना चाहते थे, लेकिन उस स्कूल में टीम थी, तो उनका मैंने, मेरे से जितना हो सका मैंने उनकी फीस भी भरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो घर से इतने ज्यादा मतलब वो थे कि वो जूते कुछ भी नहीं ले सकते थे। और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने ग्राउंड में फ्री में सामान देती हूँ, हर इक्विपमेंट्स उनको फ्री में देती हूँ, और जो बच्चा नहीं कर सकता उसकी फीस या उसको किट और उसको हॉकी स्टिक मतलब पूरा प्रोवाइड करवाती हूँ, चाहे मैं कहीं से भी करवाती हूँ, लेकिन उस बच्चे की या उस लड़की की मैं हमेशा हेल्प करती हूँ। एक समाज में मैसेज है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे तक जा सकती हैं, तो इसलिए मैं लड़कियों के लिए काम करती अब जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम ही शक्ति संवाद है, तो उसी के उसमें मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी माँ का कितना सपोर्ट आपको रहा, या आपकी दादी का, नानी का? किस, जैसे आप खुद एक महिला हैं और बच्चियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या ये इंस्पिरेशन अपनी माँ से मिली, क्या आपकी माँ का या सासू माँ का? किसका आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट था आपके जीवन में? थी। किस? जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो सबसे पहले वहां पे मेरी दादी की सपोर्ट मुझे थी, क्योंकि हमारे गांव में क्या होता था, हमारी मदर खेतों में काम करती थी। मतलब हम जमींदार थे, तो गेहूं वगैरह काटना ये सब हमारी मदर, जो हमारी चाची सब जाती थी। सिर्फ हम सारा दिन दादी के पास ही रहते थे, वही खाना बनाती थी। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और मैं बहुत मोटी भी थी, तो मैं अपनी दादी से अपने पैर दबवाती थी, दादी मेरे पैर दबा दे। मेरी दादी सोचती थी ये सर हर समय पैर दबवाती रहती है और इतनी मोटी है। तो मैं बोलती दादी मुझे हॉकी खेलने का इच्छा होती है। तो स्कूल में तो मैंने ट्राई किया था, मतलब दादी की अप्रोच के बिना ही। तो मुझे हमारे टीचर ने हॉकी नहीं दी, बोले आप बहुत मोटे हो, जाओ यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने शुरू में ही अप्रोच लगाना शुरू कर दिया था, मेरी दादी ने मेरी अप्रोच की, हमारे टीचर को डांट के आई, बोली खेलने दे बच्चा है। मतलब उनको ये नहीं पता कि किस लेवल का खेलना, क्या खेलना, उनके लिए तो ये था पैरों में दर्द होता है, मोटी है पतली हो जाएगी, और मेरा जो है पीछा छूट जाएगा पैर दबाने से। तो इसलिए जो है वो अप्रोच करके आई कि इसको हॉकी दो और हॉकी खिलाओ इसको। तो उन्होंने बोला ये नहीं खेल सकती, तो फिर उसको चार डांट भी मार के आई मेरी दादी कि क्यों नहीं खेल सकती, तू खिलाएगा तो खेलेगी ना। अब वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो तो उससे पूरी फाइट करके उसकी पोती को हॉकी नहीं मिली। तो ऐसे करके मेरे जो है करियर की शुरुआत हुई थी। एक औरत ने ही मेरे को सपोर्ट किया था, मेरे फादर दादा किसी ने नहीं किया, मेरी दादी ने ही मेरे को सपोर्ट किया था। और ऐसे ही खेलते खेलते फिर जो है आगे भी मेरी जर्नी जो है मैरिज के बाद का जो स्पोर्ट्स था, उसमें भी मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे सपोर्ट किया कि खेलने दो, बच्चों को मैं रखूंगी। तो हर जगह जो आप कहते हो भाई माता का इतना रोल था, नारी शक्तिकरण जो है इतना पावरफुल होता कि मेरी लाइफ में महिला का बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैम, माँ बनने के बाद जब आपने 2000 में वापसी करने की कोशिश करी, तो रेलवे के ट्रायल में आप कामयाब नहीं हो पाई, और उस हार और सफलता के बाद आपने खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार किया, और कैसे और ज्यादा मेहनत करनी है और फिर इंडिया टीम का पार्ट होना है,
उसकी क्या प्रिपरेशन थी और क्या डिफिकल्टीज थी उस टाइम की? जब मैं मैरिज के बाद, एक्चुअली मेरी मैरिज जल्दी हो गई थी मैम, 23 साल की मेरी मैरिज हो गई थी, 25 साल में मेरे को बेटा भी हो गया था, 24 साल में मतलब बेटा हो गया था। तो मेरा भी खेलने की जो कसक थी वो बची हुई थी, तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं मैरिज के बाद भी खेलूं, क्योंकि मेरी सभी फ्रेंड खेल रही थी। और सिल्वर मेडल तो मैंने ले लिया था, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं गोल्ड मेडल से फिनिश करूं। तो मेरा जब बेटा हुआ, मैंने हस्बैंड को बोला भाई मैं भी खेलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे बच्चा होने के बाद खेल लेना। तो जब बच्चा मेरा हो गया, तो मेरे दिमाग में था कि मेरे साथ वाली सभी लड़कियां खेल रही है और मेरे सामने कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, जो इतनी नजदीक है, और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेली भी नहीं थी। तो मैंने बोला मैं इसके लिए प्रैक्टिस करूंगी, तो बोले कोई बात नहीं, कर लेना। तो जैसे सबसे पहले तो मतलब ऐसा ना, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला बेबी बहुत हैवी है, तो आपको सजेरियन करना पड़ेगा। पहली फाइट मैंने वहीं पे की। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं सजेरियन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे खेलना है। तो उसने बोला भाई बहुत हैवी बच्चा है, आपका सजेरियन करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैम, मेरा सजेरियन नहीं होना चाहिए। उसने बोला उसके लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, मतलब बिफोर डिलीवरी। मैंने बोला आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। उसने बोला बहुत ज्यादा आपको पोछा मारना पड़ेगा बैठ के। और आप यकीन करेंगे, मैं अपनी दोनों जेठानियों के घर पे पोछा मार के आती थी, अपने घर पे मारती थी, ताकि मतलब मैं खेलूं और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो मैंने 3 महीने तक जो है ऐसे ये काम किया। और उसके बाद जब मैं लेबर रूम में थी, मेरे आज भी याद है मैम, मतलब मुझे फुल पेन था। डॉक्टर ने बोला सर्जेरियन करना पड़ेगा, इसको लेकर मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा। मैंने कहा नहीं मैम, नॉर्मल। मतलब उस पेन के अंदर भी मेरे दिमाग में खेल दौड़ रहा था कहीं ना कहीं। फिर मेरा भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे को नॉर्मल बेटा हुआ। और बस वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी कि भाई नॉर्मल बेटा हुआ, अब मैं वापसी कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही बेटा हुआ, बेटा होने के बाद 3 महीने बाद ही मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 74 kg हो गया था। जब 74 kg को 52 या 3 पे लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है एक लेडीज के लिए। और बच्चे को दूध पिलाना, साथ में डाइट कंट्रोल करना और नेशनल टीम की तैयारी करना मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक टारगेट था। एक पहाड़ जितना, मतलब उसको तोड़ना था। तो मैंने हस्बैंड से बोला मैं कैसे करूंगी, बोले सब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मेरी सासू माँ ने बोला तू कर प्रैक्टिस, बच्चे को मैं रखती हूँ। और जब मैं ग्राउंड में गई, एथलेटिक्स ग्राउंड में, तो एक कोच थे हमारे, अभी भी मेरे को याद है। मैंने कहा सर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हूँ? उन्होंने मुझे मेरा मजाक उड़ाया। बोल दे मेरे ग्राउंड को दबाएगी क्या, मतलब इतनी मोटी है, ग्राउंड को दबाएगी, ऐसे उसने टोंट मारा। मुझे बड़ा लगा, मतलब मुझे पिंच हुई, क्योंकि मैं चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे ऐसे टोका, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लगा कि ऐसे बोल रहे हैं एक लेडीज को बच्चा होने के बाद। भाई लेडीज को, हर किसी को ऐसा होता है। तो फिर मैंने परमिशन ली, मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। और मेरे पैरों में बहुत दर्द, बहुत ज्यादा, मतलब मैं डर के मारी किसी को नहीं बता रही थी कहीं मेरी हॉकी बंद ना करा दे। मेरे हस्बैंड भी बोल देंगे रहने दे, इतनी पेन है तो, या मदर फादर इन लो ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैंने, और डाइट भी बहुत रोल रखती है, मैं डाइट भी इतनी अच्छी नहीं ले पाती थी। एक तो ज्वाइंट फैमिली में थी, दूसरा फैटी चीज नहीं खानी थी कहीं वेट ना बढ़ जाए। तो ये सब चीजें थी, और घर में काम भी था, ज्वाइंट फैमिली में काम भी होता, आपको पता। देवरानी जेठानी सभी सोचते वो काम भी करे। और मैं ऑफिस भी जाती थी, मतलब मेरे लिए वर्कलोड इतना बढ़ गया था कि मतलब मैं खुद सोचती थी, मैं शाम को लेटती थी कि मैं कितना काम कर रही हूँ। लेकिन मेरी कमिटमेंट थी मुझे वापसी करनी है। और 3 महीने के अंदर ही मैंने अपने आप को इतना फिट कर लिया कि उसके लिए जो है मतलब मैं पूरी तैयार हो गई। और नेशनल गेम में मैं खेली, नेशनल गेम में मैं बेस्ट प्लेयर रही, बहुत अच्छी खेली। वहां पे मुझे कैंप में कॉल किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरे को ये डर था कि मैं बेबी होने के बाद गई हूँ, बहुत मुश्किल होता टीम गेम में। इंडिविजुअल में तो ये होता कि 1 वर्सेस 1 फाइट होती है, जो जीत जाए वो अच्छा। लेकिन टीम गेम में बहुत सारी चीजें काउंट करती है आपको प्रूव करने के लिए। तो मैं नेशनल गेम में लुधियाना में खेली और मैंने वहां बहुत गोल किए, बेस्ट प्लेयर गई। लेकिन कैंप में कॉल किया, लेकिन टीम में अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरा चांस नहीं है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो मैं बहुत शिद्दत से करती थी। मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आता था कि मैंने बहुत छोटे बच्चे को छोड़ा है। और बहुत लोगों की वहां पे सुनी भी है, गली मोहल्ले में जो होती थी, पड़ोस में बोलती थी कैसी बहू है तुम्हारी, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई, पत्थर दिल है। मतलब सास को बोलती थी, सास बोलती थी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक मतलब मदर इन लॉ के लिए। तो ऐसे करके फिर मेरे को, जैसे मैं कैंप में गई, मैं वहाँ टीम हमारी एक इंग्लैंड लंदन में मैनचेस्टर में हमारी टेस्ट मैच थे 4 टीमों के बीच में, वहां के लिए मैं सिलेक्ट हो गई। जब मैंने वहां पे प्रूफ किया, वहां टूर्नामेंट में फिर मैं बेस्ट प्लेयर रही बच्चा होने के बाद।
जब मैं कॉमनवेल्थ टीम के लिए सिलेक्ट हुई तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतना मतलब वापसी करके कमबैक किया मैंने कि मैं टीम के लिए सिलेक्ट हो गई। और आपका बेटा भी हॉकी प्लेयर है, तो कभी वो कंप्लेन करता है कि माँ आपने टाइम नहीं दिया या वो हॉकी प्लेयर है तो वो समझता है अब माँ की मुश्किलों को या उनके टाइम की कमी को? कभी ऐसा रहा कि उन्होंने कोई कंप्लेन करी हो और आपको बड़ा दुःख हुआ हो बीइंग एज़ एन मदर? नहीं, जब मैं कॉमनवेल्थ खेल के आई, एक इंसिडेंट ऐसा था जब मैं कॉमनवेल्थ खेल के आई तो मेरे फादर इन लॉ वगैरह सब एयरपोर्ट पे गए थे, गोल्ड लेके आए थे तो म्यूजिक वगैरह बाजा-वाजा सब बज रहा था वहाँ पे। तो मैं अपने बेटे को छोड़ के गई जब मेरे साथ बहुत अटैच था। जब वो एयरपोर्ट पे आया तो मैं उसको गोदी में अपने उठाने के लिए बोल रही थी, मेरे को दो, वो मेरे पास नहीं आ रहा था। वो एक पल के लिए मेरे को वो बहुत रोने वाला सीन था कि मेरा बच्चा मतलब मैं खेल के लिए इतना वो हो गई कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद फिर वो आ गया मेरे पास तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को ये बोला, "बेटा अब ये एकदम तेरे को देखा ना तो इसलिए ऐसे लग रहा।" उनको मतलब फ़ील हुआ और मेरे पास नहीं आया तो मुझे रोना आया। लेकिन फिर वो मेरे पास आ गया। फिर मेरे पास से वो दूर नहीं जा रहा बिल्कुल भी कि मेरी मम्मी फिर कहीं चली जाएगी, फिर कहीं चली जाएगी। ऐसा हुआ कि ऐसा इंसिडेंट था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो मेरा बेटा स हर स्पोर्ट्स करता था, हॉकी नहीं खेलता था, बाकी सब करता था, स्विमिंग ये फिर मैंने उसको बड़ा कॉमनवेल्थ के बाद समय दिया, उसको ग्राउंड स्कूल ले जाना, ये ले जाना, पूरा समय देती थी, धीरे-धीरे ऐसे सब काम करती थी। देखते-देखते मैं बेटा सब गेम छोड़ के हॉकी में ही आ गया और मैं अपने बेटे को अपने साथ खिलाती थी, मैं उसके साथ रनिंग करती थी। मतलब मुझे आज भी याद है मैं अपने मेरा बेटा आज कैंप से आया हुआ था, मैं घर पे थी, सुबह ट्रेनिंग करा रही थी, तो ब्रेक में आया हुआ, अब उसका 29 से कैंप है। तो आज ही उसने वर्ड मेरे को बोला, मुझे मम्मी मेरे को याद आप मुझे मैच में हराते थे और आज मैं आपको हराता हूँ। मैंने कहा अब तो तुम हराएगा। तो कई बार बोलता था मम्मी वैसे मेरे को बहुत याद आती है, मुझे पता नहीं आपने छोटे में मुझे छोड़ा था लेकिन बड़े होने के बाद जो है आपने सारी कमी पूरी करी, मेरे साथ खेलते हो, मेरे से प्रैक्टिस कराते हो, मेरे कोच भी हो, सब कुछ मेरे हो। तो ऐसे कुछ कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन वो एक प्लेयर है तो सब चीज़ों को समझता कि खेल जीवन में कितना ज़रूरी है। 2000 के बाद जब 2008 में ओलंपिक के लिए आप क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो कहीं आपको ऐसे अनुभव की कमी आपने एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि बताया था कि अनुभव की कमी की वजह से ऐसा हो पाया। क्या आप बता सकते हैं कि एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में उस समय टीम में वो कौन-सी कमी थी जिसे आप दूर करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई? क्या रीज़न था उसका? मतलब जब जो आपको जब लगता था कि हाँ, मैंने ये दूर हो सकता था? इतनी लंबी हमने हॉकी खेली लेकिन हम ओलंपिक नहीं खेल पाए, हमें इस चीज़ का अफ़सोस था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि मैंने ओलंपियन तैयार कर दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं ओलंपिक में नहीं गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं तुम नहीं गई बट तुम प्लेयर ऐसे तैयार करो जो ओलंपिक तक तैयार हो। वो मेरी कमिटमेंट थी और उसमें खरी उतरी हूँ। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो जब 2007 में ओलंपिक क्वालीफाइंग राउंड था, उसमें मैंने सोचा एक चांस लेके देखूँ, मेरी बेटी हो गई थी। बेटी होने के बाद मैं ओलंपिक क्वालीफाइंग खेली उसके बाद अगेन फिर गैप लेके मैंने चांस लिया कि मैं देख सकती हूँ मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है मैं वापसी कर सकती हूँ। तो मैंने वापसी की मैम अपने आप को प्रूफ किया उस लेवल पे खेल के और जब इंडिया टीम में ओलंपिक क्वालीफाइंग के लिए टीम गई तो मैं 2 बच्चों की माँ थी और अब जैसे रानी रामपाल को देख रहे हो उसका वो फर्स्ट टूर्नामेंट था और मेरा वो शायद लास्ट था। तो ऐसा हमारा कमिंग और आउट था। मैं 32 साल की थी और वो शायद 16 साल की थी। तो एक लास्ट और कप था मेरी पोज़ीशन पे वही आई थी। तो हम क्वालीफाइंग करने गए पता नहीं क्या उस टाइम शायद एक्सपीरियंस लगा लो या टीमों को समझ पाना या कई चीज़ हमारी मिस्टेक है जो हमने ट्रेनिंग नहीं की, पीसी की, इन चीज़ों की पेनल्टी कॉर्नर की, जिससे हमारे गोल नहीं हुए। तो उन चीज़ों की बहुत भारी कमी रही है जिसके कारण हम ओलंपिक क्वालीफाई नहीं कर पाए। लेकिन वापिस आने के बाद मैंने वो कमियाँ दूर कैसे की? अपने स्टूडेंट के अंदर डाल के की, कि हम इसलिए ओलंपिक क्वालीफाई नहीं कर पाए थे, हमारी ये कमियाँ रही थी। तो उन पे मैंने अपनी अकेडमी में काम किया या जब भी मुझे नेशनल कैंप में मौका मिला मैंने उस पे काम किया, ताकि लड़कियाँ वो चीज़ ठीक कर पाएँ और एक समय ऐसा आया हमारी लड़कियों ने क्वालीफाई भी किया और जिसमें शायद कुछ योगदान मेरा भी था क्योंकि मेरी भी 3 लड़कियाँ खेल रही थी, तो फिर मेरी कमी दूर हो गई। तो 5 ऐसी क्या चीज़ हैं जो आपको लगता है कि एक हॉकी प्लेयर के लिए मस्ट हैं होना उसके अंदर? 5 ऐसी कोई चीज़ें जिससे वो एक बेस तो एट लीस्ट आपको लगता है कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तो खेल ही सकता है। 5 ऐसी चीज़ें। सबसे पहले तो हमें स्पोर्ट्स मतलब एक प्लेयर बनने के लिए नहीं खेलना, हमें हुँ, एंटरटेनमेंट करना ग्राउंड में जाके सबसे पहले।
सबसे हम्म, पहले मैं मानती हूँ खिलाड़ी को एंजॉय करना खेल है कि वो मोटा पतला मतलब फिट इन द सेंस समझ रहे हो, फील्ड पे खड़ा हुआ लगना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस में खेलने जा रहा हूँ। तीसरा एजुकेशन, जो कि हमारी सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में रोल है एजुकेशन का। इसका एक दूसरा टीम गेम में टीम यूनिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, कमिटमेंट, एजुकेशन, है ना, फिटनेस, ये हमारे लिए इतनी जरूरी है स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें एक कंप्लीट स्पोर्ट्समैन माना जाए। और ऐसी कोई 5 आपकी शिष्याएं जो आपकी फेवरेट हो इन कुछ सालों में, जो आपको लगा हो 10-15 सालों में कि ये मेरी बेस्ट, मतलब इनसे अच्छी, मतलब इनसे अच्छी मेरी कोई स्टूडेंट नहीं हो सकते, मतलब दे आर दी बेस्ट, कोई ऐसे नाम आप बताना चाहेंगे? एंड जो अभी ओलंपिक भी जिन्होंने क्वालिफाई करा हो और ओलंपिक भी खेलने गए हो, ऐसी कोई टीम, ऐसी आप कोई नेम? आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया जैसे एक माँ से क्वेश्चन कर दिया आपका फेवरेट बेटा कौन है या बेटी कौन है। ये मतलब इतना जी। डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। मेरे लिए सब स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लेती तो बच्चों को ये लगता भाई शायद हमारा कोच एक उससे जो प्यार आपको ज्यादा लगता करता है, होगा लेकिन कि यस जी, जी। यस आई नो, फिर भी आपको टीचर का या मदर का या कोच का एक या दो स्टूडेंट ऐसे होता है उसको लगता है कि मैं अपनी छवि देखती हूँ उनमें, कि मेरे बाद वो ऐसा खेल लेंगे या मेरे बाद वो ग्राउंड को भी देख लेंगे या किसी की हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो कि नेहा गोयल है, जिसमें मुझे लगता है कि वो बहुत डेडिकेट है ग्राउंड के प्रति। जैसे मैंने उसको हेल्प की थी पढ़ाई में, फाइनेंशियली, उसकी डाइट में, आज वो ग्राउंड में उतना हेल्प करती है। और जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ या बुलाती हूँ या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसको बताती हूँ तो हेल्प करती है मेरी के दीदी, और मैं भी उसकी करती हूँ। और सेकंड है मेरी अभी एक साक्षी राणा है जो भी जूनियर टीम में खेल रही है, बहुत अच्छी प्लेयर, अभी सीनियर में भी खेल के आई है। साक्षी राणा मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, और खेलती भी बहुत मस्त होके है, बहुत अच्छे होके खेलती है। और एक ज्योति रुमावत है जो अभी सीनियर टीम में खेली है। 3 मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है जिनमें मैं देखती हूँ कि ग्राउंड के प्रति बहुत सिंसियर है। और आजकल जैसे महिलाओं में आपने बार बार अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करी कि 3 महीने में एक खिलाड़ी होने के नाते आपको शेप में आना पड़ा और आप बचपन में भी मोटी थी। तो क्या ऐसे 4-5 ऐसे टिप्स हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शक, बिकॉज आप डेफिनेटली प्लेयर हैं, फिट हैं, और आपने जैसा कि बोला कि हर इंसान को फिट होने की आवश्यकता है और खास तौर से खिलाड़ी को। लेकिन जब एक लड़की मदर बनती है तो डेफिनेटली एक नेचुरल वेट उनका गेन होता है। तो और आजकल हर कोई अपने वेट गेन से ग्रसित है, तो ऐसी 5 बातें और मैं जानना चाहूंगी जिससे जो खिलाड़ी नहीं भी हैं और जो खिलाड़ी हैं और जो अभी मोटापे के शिकार हैं वापस कम बैक करना चाहते हैं, प्लस हमारे जैसे आम नागरिक जिनका वेट बढ़ गया है, वो क्या करें? आप 5-5 करके सब टिप्स ले रहे हो मैम, आराम से फ्री जी, में। जी। नवरात्रों में मैं सारे टिप्स ले लूंगी, अब 9 9 पूछूंगी मैं आपसे। अब 5 में मैम ये है, मैं अभी आपको एक पॉइंट बताती हूँ। अभी अभी मैंने 1 साल के अंदर अपना अगेन ही मतलब 9 किलो वेट कम किया। अभी इसी साल मैंने, क्योंकि पीछे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी सर्वाइकल्स, और कुछ दवाइयां मेरे को मैंने खा ली थी, तो मेरा वेट जो है 70 हो गया था। तो अब मैं दोबारा से ही अपने वेट को 55-54 पे लेके आई हूँ अभी 1 साल के अंदर। सभी अभी मेरे को यहाँ पे टूर्नामेंट में क्या किया, क्योंकि मैं एक बार बच्चा होने के बाद जब मैंने वेट कम किया ना, मैं मुझे आइडिया हो गया कि कैसे वेट कम होगा। मैंने ये मतलब समझ लिया, मुझे किसी डाइटिशियन की किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब मर्जी मैं वेट कम कर सकती हूँ, जब मर्जी मैं बढ़ा सकती हूँ, मुझे ये पता लग गया। सबसे पहले तो मैम वेट कम करने के लिए आपको मीठा छोड़ दो। ये कमिटमेंट है, मतलब आपको लाइफ में कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी, आप जीतने के लिए भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, अपने कैरियर में कुछ अचीव करने के लिए भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अगर जो आपने सोच लिया कि मैंने वेट कम करना, तो आप 6 महीने में बहुत वेट कम कर सकते हो। सिर्फ एक मीठा छोड़ो, सेकंड आप डेड फूड सब छोड़ दो, खाना प्रॉपर खाओ। खाना हमेशा प्रॉपर खाओ, खाने में कोई डाइटिंग नहीं है कि आप ये नहीं खाओ, लस्सी लो, दही लो, दूध लो। आप खाना 2 टाइम खाओ, जो आप मॉर्निंग में शेक या नींबू पानी कुछ भी लो। 10 बजे जो है अपना लंच ब्रंच जो खाना है, रोटी सब्जी ये मैं खाती हूँ प्रॉपर। 10 बजे मेरा लंच होता है, मैं लंच ब्रंच दोनों एक साथ करती हूँ। दिन में मैं फ्रूट्स वगैरह, अमरूद मेरा फेवरेट है, मैं खाती हूँ। उसके बाद सीधा मैं रात को डिनर करती हूँ, और डिनर खा के
अपना मैं बता रही हूँ, मैं सुबह जो है 8 किलोमीटर वॉक करती हूँ, फिर मैं जो है शाम को 6 किलोमीटर फील्ड पे वॉक करती हूँ। मैं डिनर के बाद फिर जो है 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। टोटल मेरे पूरे दिन की 20 किलोमीटर वॉक है, लेकिन एक आम आदमी इतनी वॉक नहीं कर सकता। एट लीस्ट उसको 10 किलोमीटर वॉक पूरे दिन की करनी ही है, क्योंकि 10 हमें जितना किलोमीटर और कैलोरीज़ खाए, 10,000 स्टेप। नॉट 10,000 स्टेप, 10 किलोमीटर। जी। उसमें ऐसा नहीं है कि मैम 10 किलोमीटर आप कंटिन्यू चलो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2-2 किलोमीटर करके भी कर सकते हो और 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप ऑफ़िस में टहल रहे हो, वहाँ टहल रहे हो, जहाँ भी आप टोटल वॉच लगाओ, आप टारगेट बनाओ कि मैंने आज 10 किलोमीटर चलना, आप चल पाओगे। कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप 10 है तो आप 11 पे आ जाओ, बस। आपने वहीं से कैलोरीज़ आपकी बर्न हो जाएँगी, फिर आप डाइट लेते रहें। आप कुछ टाइम के बाद देखना आपका बेली फैट, ये सब फैट ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। आपको सॉल्ट वगैरह नॉर्मल लेना है। बाकी मेरा तो ऐसे ही होता है मैम, मैं वॉक करती हूँ। खाने के बाद जो है बहुत ज़रूरी 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो मेरी तो यही, कोई ज़्यादा डाइट में चेंज नहीं है, कुछ ये ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ये करना, नहीं, वॉक ज़रूर करती हूँ ज़्यादा। वाह! तो अब आप एक पहले तो खिलाड़ी हैं ही और फिर आप उसके बाद कोच बनी। अब आप एक तरीके से लोगों की वेट लॉस जर्नी में भी एक बहुत बड़ी शिक्षिका के रूप में आप सामने आएँगी। डेफ़िनिटली जो आपने बताया है ये बहुत, बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर करी क्योंकि आज हिंदुस्तान ख़ास तौर से महिलाएँ वेट गेन से ग्रसित हैं और कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए और मस्त रहने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि खेल हम इसलिए ना खेलें कि हमें खेलना है, मेडल लाना है, कुछ भी। हम खुश रहने के लिए भी खेल खुश खेल रहना, सकते हैं। मेरा बिल्कुल, टेक अवे यही है और नवरात्रों में हम माता रानी से ज़रूर बोलेंगे कि हमें अपने घर की बच्चियों को, जैसा कि आपने बोला कि खुश रहने के लिए हमें खेल में भेजना चाहिए। बाकी ये उनके ऊपर है वो उस स्पोर्ट को कैसे लेते हैं, फिर वो किस लेवल तक लेके जाते हैं। वो मेंटली स्वस्थ रहना, खुश रहना और शारीरिक रूप से बिल्कुल, तंदुरुस्त रहना, यही एक खेल की पहचान है। थैंक यू या प्रीतम, आपसे बात करके, इतनी नॉलेज गेन करके और आपकी जर्नी, अमेजिंग जर्नी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। आई होप जो हमारे दर्शक हैं, वो भी हमसे और आपसे कुछ समझ पाएँ। खास तौर से हॉकी के बारे में और इस अद्भुत खेल के बारे में और भविष्य में और काफ़ी बच्चियाँ आप ओलंपिक के लिए तैयार करें और जो बच्चियाँ आप तैयार करें और हमारा देश तैयार करे, वो मेडल जीत के आए और यही शुभकामना के साथ हम शक्ति संवाद को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू।